हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। आप लोगों को मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सभी विषयों की वीडियो मिलेंगी, जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है, समझाया जाता है। तो आज कंप्यूटर की क्लास है, जिसमें मैम आज कंप्यूटर की क्लास का सारा सिलेबस डिस्कस करेंगी। आइए समझते हैं आज का कंप्यूटर का सारा सिलेबस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्त, फ्रेंड और अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर भी करें। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए मैम से आज कंप्यूटर शेयर भी करें कंप्यूटर को। और आज आप लोगों की कंप्यूटर की 4th क्लास है। तो क्लास है कंप्यूटर की, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां। देखेंगे हम लोग कौन कौन सी कंप्यूटर की पीढ़ियां हुई। इंग्लिश में इनको हम लोग कहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या रही जनरेशन, किस तरीके से कंप्यूटर का आगे आविष्कार हुआ, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी, उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं तकनीकी विकास के आधार पर कंप्यूटर को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अगर जिस तरीके से हम लोगों की डेवलपमेंट हो रहा था, कंप्यूटर का विकास हो रहा था, अगर उसकी दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। क्या होता है हार्डवेयर, क्या होता है सॉफ्टवेयर, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस बने हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं आप लोगों के क्वेश्चन। तो आज जो है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या होता है कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर के बारे में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, बिकॉज हम लोग जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में अक्सर बातें की जाती हैं। तो उसको लेके हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या होता है। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख तथा छू सकते हैं उन्हें हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। तो जिन चीज़ों को हम लोग कंप्यूटर में छू सकते हैं और जिन्हें हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। हम लोग जब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कीबोर्ड से हम लोग चीज़ों को वहाँ पे जाके लिखते हैं ना, मतलब टाइप करते हैं। वो किसके थ्रू करते हैं? वो हम लोग कीबोर्ड के थ्रू ही करते हैं। तो कीबोर्ड को हम लोग देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। माउस से हम लोग क्या करते हैं? स्क्रॉल करते हैं स्क्रीन पे, तो माउस को हम लोग छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आप लोगों के हार्डवेयर ही तो हैं, जिन्हें हम लोग देख सकते हैं और जिन्हें हम लोग छू सकते हैं। जितने भी पार्ट हैं वो कंप्यूटर के, उन्हें हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ये कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं जिनसे मिलकर हमारे कंप्यूटर का शरीर बनता है। मतलब कंप्यूटर केवल एक चीज़ से मिलकर नहीं बना होता है। जब आप कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। जैसे कि आप कोई भी कंप्यूटर चलाएंगे, अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो आप कंप्यूटर को में कुछ टाइप कर पाएंगे? नहीं टाइप कर पाएंगे ना। अगर आपके पास माउस नहीं है तो क्या आप स्क्रॉल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो कंप्यूटर केवल होने से कुछ नहीं होने वाला, आपके पास उसके फंक्शंस के लिए और भी चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों का जो कंप्यूटर है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। तो उसके लिए आप लोगों को चाहिए होगा हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या क्या होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है ये आप लोग का एक हार्डवेयर है। माउस, माउस भी आप लोग का एक हार्डवेयर है। मॉनिटर, मॉनिटर के थ्रू हम लोग जो स्टार्ट होता है कंप्यूटर, उसके वो मॉनिटर के थ्रू होता है, तो मॉनिटर। प्रिंटर, प्रिंटर के थ्रू जब हम लोग कोई भी फाइल को अपने प्रिंट करवाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटर के थ्रू ही वो चीज़ें निकलती हैं। तो आप लोग जैसे कोई कॉपी वगैरह, आपको जैसे कुछ फाइल निकलवानी है या फिर प्रिंट आउट निकलवाना है, तो वो किसके थ्रू निकलता है? वो प्रिंटर के थ्रू ही निकलता है। तो ये सब क्या है? ये सब आप लोगों के कंप्यूटर के हार्डवेयर है, जिसके थ्रू एक कंप्यूटर का निर्माण होता है, पूरे कंप्यूटर का, जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर पर वर्क कर पाते हैं प्रॉपरली तरीके से। उसके एग्जाम्पल्स अगर हार्डवेयर के देखे जाएं तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और प्रिंटर, ये सब आप लोगों के हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड हम लोग देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसके बारे में देखते हैं। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम्स का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। सब देखते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर को निर्देश देता है, या आप कह सकते हो जो आपके प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उनका जो समूह होता है, या हम लोग जो कोई कार्य कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, हम लोग कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको निर्देश देने का कार्य करता है कि किस तरीके से ये चीज़ किस तरीके से होनी है। तो ये जो प्रोसेस है ये कौन करता है? ये सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर के द्वारा कोई भी प्रोग्राम्स पे प्रॉपरली तरीके से वर्क किया जा सकता है या उस कार्य को कराया जा सकता है। निर्देश देना जो है वो आप लोगों के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू दिया जाता है। ये यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब जो यूजर, कोई भी यूजर बैठकर अगर कंप्यूटर पर काम कर रहा है तो वो किसके थ्रू? वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही काम करेगा। उसके बाद आगे देखते हैं। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर एक निर्जीव बक्सा मात्र है। अगर आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर के बिना आप कह सकते हो कि जो कंप्यूटर है या जो हार्डवेयर है वो बिल्कुल बेकार है, मतलब उसका कोई भी यूज़ ही नहीं है। अगर आप लोगों के सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर और लैपटॉप में, बिना सॉफ्टवेयर के
कुछ भी नहीं होता, ये आप सभी को पता है। बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे लैपटॉप या कंप्यूटर, और जिन्हें नहीं पता है तो ये चीज़ आप समझ लें कि जो कंप्यूटर के और जितने फंक्शंस होते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब क्या है, ये सब आप लोगों के हार्डवेयर है। और हार्डवेयर और अगर कंप्यूटर को ऐड कर दिया जाए तो देखा जाए अगर प्रोसेस जो होती है, जो पूरा काम होता है या कोई फाइल वगैरह बननी होती है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनती है। तो अगर लैपटॉप या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप लोगों का जो काम है वो नहीं हो सकता है, कंप्यूटर अच्छे से वर्क नहीं करेगा, कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा सॉफ्टवेयर के बिना। तो अगर लैपटॉप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चलेंगी, मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप चलेगा ही नहीं, आप ये कह सकते हैं। आगे देखते हैं, सॉफ्टवेयर को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। आप सोचिए कि जैसे हम लोग हार्डवेयर में जो चीज़ें होती हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, लेकिन हम लोग सॉफ्टवेयर की चीज़ों को नहीं देख सकते, मतलब सॉफ्टवेयर को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सॉफ्टवेयर जो है वो एक आप लोगों का फंक्शन है, उसके बिना आपका लैपटॉप या कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है किसी भी कंडीशन में। और सॉफ्टवेयर एक फंक्शन है, इसलिए आप लोगों को वो दिखाई नहीं देता है, और ना ही आप उसे छू सकते हैं, ना ही आप उसे देख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर और आप लोगों का हार्डवेयर के बारे में जो चीज़ें थी वो क्लियर हो चुकी होंगी। आई थिंक समझ भी आ गया होगा आप लोगों को कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है, तो आप बता सकते हैं कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब चीज़ें आपकी हार्डवेयर है, और जो सॉफ्टवेयर एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर पे वर्क करते हैं। अगर आप लोगों के लैपटॉप या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप लोग किसी भी तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है। कंप्यूटर के विकास की प्रक्रिया सन 1946 के बाद से आज तक लगातार चल रही है। जो कंप्यूटर की प्रोसेस थी, जो डेवलपमेंट था कंप्यूटर का, वो तब से स्टार्ट हो गया था, 1946 से स्टार्ट हो गया था, और अभी तक कंटिन्यू प्रोसेस चल रही है। आप लोग देखेंगे कि अभी भी न्यू वर्जन में लैपटॉप आते रहते हैं, कंप्यूटर आते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मैकबुक प्रो वगैरह, इतने सारे फंक्शंस में अपडेट हो के आप लोगों के लैपटॉप्स, टैबलेट और जो कह सकते हो कंप्यूटर, ये अभी भी आप लोगों के कंटिन्यू डेवलप होते जा रहे हैं और अपडेट होते जा रहे हैं डे बाई डे। तो इसमें क्या है, आप लोगों की अभी भी कंटिन्यू प्रोसेस चलती आ रही है। ये 1946 से स्टार्ट हो गई थी डेवलपमेंट कंप्यूटर का होना, और ये प्रोसेस अभी तक चली आ रही है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि हर एक चीज़ में नया फंक्शन होगा, नई वर्क होंगे, नई चीज़ें होंगी, तो नॉर्मल सी बात है आपको लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर को अपने अपडेट करना पड़ेगा और उसमें कुछ न्यू फंक्शंस भी ऐड करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं, कंप्यूटर में प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के आधार पर कंप्यूटर के 5 चरणों में बांटा गया है। जो कंप्यूटर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करते हैं, उनके आधार पर अगर देखा जाए तो कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा गया है, या आप कह सकते हो कंप्यूटर के 5 चरण होते हैं। कौन कौन से 5 चरण होते हैं वो देखते हैं। ये आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के डीएलएड एग्जाम में। तो आप लोगों को इनको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। साथ ही आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितने चरण होते हैं कंप्यूटर के, और कौन कौन से चरण में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, उन सब के बारे में हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले आप लोगों का प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर देखेंगे हम लोग, उसके बाद द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर, उसके बाद तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या चीज़ें रही, फोर्थ पीढ़ी में क्या अपडेट हुआ, और फिफ्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं, सबसे फर्स्ट पीढ़ी देखते हैं, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हुई फर्स्ट आप लोगों के जनरेशन में। तो ये जो जनरेशन थी ये आपकी स्टार्ट हो गई थी 1940 से, और जो ये खत्म हुई जनरेशन तो ये 1956 तक चली। मतलब जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनकी जो स्टार्ट हो गई थी जनरेशन, वो 1940 से बनने स्टार्ट हो गए थे, और 1956 तक आप लोगों की प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बने, या प्रथम पीढ़ी आप लोगों की कंप्यूटर की कहलाई। तो क्या था प्रथम पीढ़ी में, वो हम लोग देख लेते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब और टर्मोनिक वाल्व प्रयुक्त किए जाते थे। जो आप लोग की फर्स्ट पीढ़ी थी उस कंप्यूटर में क्या था, उस कंप्यूटर में आप लोग कहेंगे कि वैक्यूम ट्यूब जो थे उनका यूज़ किया जाता था। किसका, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, और टर्मोनिक बल्ब जो था उसका प्रयोग किया जाता था आप लोगों के फर्स्ट पीढ़ी में। ये कंप्यूटर बहुत बड़े आकार के होते थे, मतलब जो ये फर्स्ट पीढ़ी कंप्यूटर बनाई गई, ये कम से कम एक कमरे का कंप्यूटर ही था केवल। आप समझ रहे हो, इतना बड़ा कंप्यूटर था कि ऐसे एक कमरे में इसको बनाने पूरा एक कमरा लग गया, और उसे चलाने में आप सोचिए कितनी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती होगी, मतलब लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की कितनी प्रोसेस रहती होगी, कितना तार रहता होगा। एक कमरा जितना कंप्यूटर था, आप समझ रहे हो, जो फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर बना वो एक कमरे जितना कंप्यूटर था। और इसमें किसका यूज़ किया गया, इसमें वैक्यूम ट्यूब का और टर्मोनिक बल्ब का यूज़ किया गया आप लोगों के फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर बनाने में। और जो ये फर्स्ट पीढ़ी कंप्यूटर था, इसको बनाने के लिए पूरी एक कमरे की जगह लगी, और ये जो कंप्यूटर था ये पूरे एक कमरे का कंप्यूटर था, मतलब एक पूरे कमरे भर में कंप्यूटर की चीज़ें ही फैली थी। एक कंप्यूटर जो था वो पूरा एक कमरा ही आपका एक कंप्यूटर था। इसका फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर जो था वो एक कमरे इतना बड़ा कंप्यूटर था। आगे देखते हैं, उन पर प्रोग्राम लिखना कठिन होता था, मतलब उसमें जो प्रोग्राम में वर्क किया जाता था वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, ऊपर से पता नहीं चीज़ें सही हैं भी या नहीं है, और एक कमरे इतना बड़ा था, तो आप समझ रहे हो उसको हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता था। और जो ये कंप्यूटर बना था इसमें जो चीज़ें यूज़ की गई थी वो किया गया था वैक्यूम ट्यूब, और दूसरा जो था वो था टर्मोनिक बल्ब। इन दो चीज़ों का यूज़ किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पीढ़ी में किसका यूज़ किया गया, तो आप बताएंगे वैक्यूम ट्यूब का और टर्मोनिक बल्ब का यूज़ किया गया था फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में। आगे देखते हैं फर्स्ट पीढ़ी कंप्यूटर कौन कौन से थे, क्या क्या चीज़ें थी, देखते हैं आगे। तो जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था वो था आपका एनिएक। एनिएक सबसे फर्स्ट था। एनिएक क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एनिएक का आप लोगों का नाम क्या है। एनिएक को हम लोग अगर फुल फॉर्म देखें इसका तो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर
एंड कंप्यूटर। फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करते हैं तो फर्स्ट पीढ़ी कंप्यूटर में सबसे पहला जो है वो है एनियक। एनियक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनियक को हम लोग अगर फुल फॉर्म में कहें तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आपका एनियक का पूरा फुल फॉर्म है। आपको इसको पूछा नहीं जाएगा कहीं भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एनियक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनियक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, बिकॉज इनके जो है वो क्या है, एडवेक। एडवेक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। एडवेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म है। तो एडवेक जो है ये आप लोगों का प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। उसके बाद थर्ड जो है वो है आप लोगों का एडसेक। एडसेक क्या होता है उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। एडसेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये किसका है, ये आप लोगों का एडसेक का फुल फॉर्म है। ये आप लोगों का एडसेक का फुल फॉर्म है। तो 3 कंप्यूटर थे जो प्रथम पीढ़ी में बनाए गए थे। पहला था एनियक, दूसरा था एडवेक, तीसरा जो था वो था एडसेक। इसको आप लोगों को एक बार फुल फॉर्म देख लेने हैं, नहीं तो आपको प्रथम पीढ़ी में अगर कंप्यूटर, और प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो कितने बड़े थे, तो ये एक रूम के आकार के, मतलब एक कमरे जितने आप कह सकते हो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें मशीनी भाषा 0 से लेकर 1 के समूह का प्रयोग किया गया था। मतलब इसमें मशीनी भाषा जो थी वो 0 और 1 का यूज़ किया गया था, और कोई इसमें भाषा नहीं थी जो आप लोगों का प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बने हुए थे। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है, सबसे पहले देख लेते हैं। एक तो इनका जो निर्माण था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का, वो वैक्यूम ट्यूब और टर्मोनिक बल्ब के यूज से ही बना हुआ था। ये आप लोगों का फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर। उसके बाद अगर इसे पूछा जाए कि इसका आकार बहुत बड़ा था, एक कमरे के आकार इतना इसका आकार था। उसके बाद अगर प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर पूछे हैं तो प्रथम पीढ़ी की 3 कंप्यूटर आप लोगों को याद रखने हैं। पहला है एनियक, दूसरा है एडवेक, तीसरा है एडसेक। ये आप लोगों के प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। आगे देखते हैं, इसके बाद इनके गुण के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से गुण थे, मतलब कौन कौन सी इनमें अच्छी चीज़ें थी और कौन कौन सी बेकार चीज़ें थी आप लोगों के प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो गुण देखते हैं, उसमें सबसे पहला है वैक्यूम ट्यूब उस समय उपलब्ध अकेले थे। मतलब उस टाइम केवल वैक्यूम ट्यूब ही उस टाइम अकेले उपलब्ध थे और कुछ चीज़ें उस टाइम नहीं थी। मतलब आप कह सकते हो वैक्यूम ट्यूब उस समय उपलब्ध अकेले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे, केवल वैक्यूम ट्यूब ही उस टाइम आप लोग कह सकते थे मिल रहे थे, या फिर उस टाइम केवल वैक्यूम ट्यूब का ही यूज़ कर सकते थे और कुछ था ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में। इसलिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आप लोगों के वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया। ये आपका सेकंड नहीं है, ये फर्स्ट ही है केवल। अब इसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार ट्यूब ने संभव बनाया। यह उस समय तीव्र गणना करने वाला कंप्यूटर था। मतलब अगर कहा जाए तो अगर ये आपका वैक्यूम ट्यूब नहीं होता तो ये कंप्यूटर का निर्माण नहीं किया जा सकता था। और अगर बात की जाए कि उस टाइम कंप्यूटर की, तो उस टाइम कंप्यूटर जो गणना करने में, तो सबसे तीव्र गणना करने वाला कंप्यूटर जो था वो आप लोगों का प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। और इसमें यूज़ किसका किया गया था, तो इसमें आप लोगों का यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। अगर वैक्यूम ट्यूब नहीं होता तो ये आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं बन पाता, और इसका आकार जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। आगे हम लोग और देखते हैं इनके दोस्त देखते हैं कौन कौन से दोस्त थे। आकार में बहुत बड़ा और विश्वसनीय नहीं था। मतलब ये जो इसका साइज था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, मैंने आपसे बताया ये एक कमरे के आकार का कंप्यूटर था। और उसके बाद विश्वास की बात की जाए तो ऐसा बिल्कुल श्योर नहीं था कि ये जो चीज़ें कैलकुलेट करके बताएगा वो सही ही होंगी। इसलिए इस जो कंप्यूटर बनाएगा प्रथम पीढ़ी का, उसका हम लोग पूरी तरीके से उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते थे कि नहीं ये बिल्कुल सही ही होगा। आप समझ रहे हैं बात को। और इसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, महंगे थे और हजारों वैक्यूम ट्यूब नियमित रूप से बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करती थी। मतलब एक तो ये बहुत ज़्यादा महंगे थे, पहले तो इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, ऊपर से कैलकुलेशन जो थी वो बिल्कुल श्योर नहीं थे कि बिल्कुल एक्यूरेट ही होंगे। दूसरा ये बहुत ज़्यादा महंगे भी थे, और उसके साथ जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए गए थे, मतलब हज़ारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए गए थे, तो ये जब इनको यूज़ करते थे तो अब अगर हम इन्हें कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर देते। मतलब जो रूम था वो बहुत ज़्यादा हीट करने लगता था, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीट करने लगता था। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के आज भी कंप्यूटर या लैपटॉप अगर आप बहुत टाइम यूज़ करते हो गर्मी के टाइम, तो ये हीट करने लगते हैं। अब वो तो इतना बड़ा एक कमरे के आकार का था, तो सोचो वो कितना ज़्यादा हीट करने लगा होगा वो कंप्यूटर। तो आप समझ रहे हैं बात को। तो ये इसमें बुराइयां थी, आप कह सकते हो दोस्त थे उस टाइम की। एक तो साइज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट पीढ़ी कंप्यूटर। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें। जो भी समझ नहीं आ रही हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सेकंड क्या है, सेकंड पीढ़ी कंप्यूटर हम लोग देख लेते हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन क्या थी कंप्यूटर की वो हम लोग देखते हैं। तो इसका जो टाइम था ये 1956 से लेकर 1963 तक चला। 1956 से 1963 तक आप लोगों का दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो बनना स्टार्ट हुए, या उनका जो टाइम पीरियड था वो आप लोगों का 1956 से 1963 तक चला। ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है। उसका पहले जो फर्स्ट आपका था प्रथम पीढ़ी का, वो कब से कब तक था। प्रथम पीढ़ी का जो था वो आप लोगों का स्टार्ट हो गया था 1940 से 1956 तक आप लोगों का प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर बने। उसके बाद द्वितीय पीढ़ी की बात करते हैं तो 1956 से 1963 तक आप लोगों के सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर बनाए गए। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर नाम के
यंत्र ने पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की विद्युत ट्यूबों इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब का स्थान ले लिया था। मतलब अभी तक जो आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जा रहा था, उसकी जगह अब आपका ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा था। जब सेकंड पीढ़ी आई तो उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा था, फर्स्ट पीढ़ी ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर से क्या होता था, ट्रांजिस्टर से आगे देखते हैं चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई, या फिर आप कहते हो तो साइज़ भी काफ़ी कम हो गया और हीट भी कम हो गई। इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रांजिस्टर नाम के जो यंत्र था उसको कंप्यूटर में यूज़ किया जाने लगा और वैक्यूम ट्यूब को यहाँ पे हटा दिया गया। सेकंड पीढ़ी में ये सबसे बड़ा चेंजमेंट हुआ। आपको याद होना चाहिए कि वैक्यूम जो था वो फर्स्ट विद्युत ट्यूबों की अपेक्षा ट्रांजिस्टर बहुत छोटे होते थे और काम करने की गति अधिक होती थी। जो ट्रांजिस्टर क्या था, ट्रांजिस्टर साइज में बहुत छोटे होते थे, उसके साथ ही ये काम जो थे वो काफ़ी फास्ट करते थे और जो हीट थे वो भी कम करते थे, इसलिए ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाने लगा सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में। देखते हैं आगे। सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या आप कह सकते हो सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्मृति मतलब मेमोरी, प्रोग्राम की भाषा की अवधारणा विकसित की गई। मतलब जो सेकंड पीढ़ी कंप्यूटर थे उसमें सीपीयू का यूज़ होने लगा, मेमोरी कार्ड आपके आ गए, प्रोग्राम की जो भाषा थी अवधारणा जो आप कह सकते हो वो विकसित की जाने लगी। मतलब प्रोग्राम में कौन सी भाषा यूज़ होगी, क्या चीज़ें रहेंगी, ये सब आप लोगों के सेकंड पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें स्टार्ट हो चुका था। सीपीयू का यूज़ होने लगा, मेमोरी कार्ड वगैरह का यूज़ होने लगा। तो ये सब चीज़ें कहाँ थी, ये आप लोगों के द्वितीय जो आप कह सकते हो जनरेशन स्टार्ट हुई है, सेकंड जो पीढ़ी थी उसमें ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो डेवलपमेंट था ये आप लोगों ने सेकंड पीढ़ी में देखा, फर्स्ट पीढ़ी में ये सब चीज़ें नहीं थी। तो ये जो चेंजमेंट आया, ये जो विकसित हुई चीज़ें, ये आप लोगों के सेकंड पीढ़ी में हुई। आगे देखते हैं प्रोग्राम की भाषा। प्रोग्राम की भाषा कौन सी थी उसके बारे में देखते हैं। कोबोल, असेंबली, फॉरेस्ट्रॉन, ये आप लोगों की तीन जो है ये आप लोगों की प्रोग्राम की भाषा थी। पहली थी कोबोल, दूसरी थी असेंबली और तीसरी थी फॉरेस्ट्रॉन। फॉरेस्ट्रॉन ये तीन आप लोगों की भाषा थी जो कि उसमें ऐड की गई सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में। आगे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो IBM 1401, IBM 1620 और CDC आप लोगों का 3600। ये आप लोगों के तीन एग्जाम्पल हैं जो कंप्यूटर उस टाइम बनाए गए, जो प्रोग्राम ऐड किए गए, ये सारी उसके तीन एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपसे कहीं पूछे जाते हैं इनको आपको रटना पड़ेगा या आप कह सकते हो याद करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के एग्जाम्पल हैं। पहला है IBM 1401, दूसरा है IBM 1620 और तीसरा है CDC 3600। तो ये आप लोगों के तीन एग्जाम्पल हैं सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर के। इसमें हम लोग गुण देख लेते हैं या लाभ देख लेते हैं कौन कौन से थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से आकार में छोटे थे। जो ये सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर बनाए गए तो ये फर्स्ट पीढ़ी में जो कंप्यूटर थे उनसे ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटे थे और आप इनको यूज़ प्रॉपरली कर सकते थे। पहले एक कमरे का कंप्यूटर था, अब जो था वो एक छोटा सा कह सकते हो आधे कमरे का कंप्यूटर हो गया था। इतना आपका चेंजमेंट हो गया था सेकंड पीढ़ी में। सेकंड देखते हैं क्या है, कम गर्मी पैदा करते थे और अधिक विश्वसनीय थे। तो ये फर्स्ट पीढ़ी में जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब की वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट करते थे, लेकिन सेकंड पीढ़ी में क्या हुआ, यहाँ ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाने लगा। इस वजह से यहाँ आपके जो कंप्यूटर थे वो कम गर्मी पैदा करते थे और जो चीज़ें थी वो थोड़ी एक्यूरेट आने लगी थी। मतलब फर्स्ट में तो आप उनके ऊपर बिलीव ही नहीं कर सकते थे कंप्यूटर के ऊपर कि चीज़ें एक्यूरेट होंगी या नहीं होंगी, लेकिन आप सेकंड वाले में इस चीज़ पर बिलीव कर सकते थे कि चीज़ें एक्यूरेट होंगी। तो यहाँ पर जो बिलीव था वो कंप्यूटर पे ज़्यादा काफ़ी अच्छा हो गया था क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट आने लगी थी। दोष देखते हैं। दोष क्या था, उत्पादन महंगा व जटिल था। मतलब अगर इनका उत्पादन की बात करें तो बहुत ज़्यादा महंगा था क्योंकि इसमें इतने सारे फंक्शंस थे, इनका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा था, इस वजह से ये महंगे भी बहुत ज़्यादा थे। इन्हें आप कोई खरीद नहीं सकता था, ऊपर से ये बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा जटिल भी था सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर। तो हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन देखा, सेकंड जनरेशन देखा, क्या चेंजमेंट हुए आप लोगों के सेकंड जनरेशन में। अब हम लोग थर्ड जनरेशन देखते हैं। थर्ड जनरेशन में क्या चीज़ें रही, किस तरीके से चेंजमेंट हुआ वो हम लोग देख लेते हैं। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर देखते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1964 से आप लोगों का 1975। मतलब 1964 से लेकर 1975 तक आप लोगों का तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर जो था उसका टाइम चला। कब से, 1964 से 1975 तक। इसमें क्या चेंजमेंट हुए वो देखते हैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के आविष्कार ने बड़ी संख्या में सर्किट एलिमेंट को बहुत छोटी सिलिकॉन चिप में समाहित करने की सफलता अर्जित की। क्या किया, जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के आविष्कार किया गया, मतलब माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक थी उसका आविष्कार हुआ, उससे क्या हो गया, बहुत बड़ी संख्या में जो सर्किट एलिमेंट थे उनको चेंज करके बहुत छोटी संख्या में आप कह सकते हो जो सिलिकॉन की चिप्स थी उनका यूज़ किया जाने लगा। किसमें यूज़ किया जाने लगा, उनका यूज़ किया जाने लगा कंप्यूटर में। किसका यूज़, सिलिकॉन की जो चिप्स आती थी, चिप मतलब जो चिप नहीं आती है वो सिलिकॉन की चिप यूज़ होने लगी कंप्यूटर में। इससे क्या हुआ, एक तो साइज़ में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई और उसके साथ ही जब से ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक का आविष्कार हो गया चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का, तो उससे क्या हुआ, साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें रहीं। यह तकनीक एकीकृत परिपथ या आप कह सकते हो इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाई। मतलब जो सिलिकॉन की चिप थी इनका यूज़ किया जाने लगा कंप्यूटर में, और इसको अगर हम लोग कहेंगे तो इनको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, और अगर हिंदी में कहेंगे तो एकीकृत परिपथ कह सकते हैं, जिससे कि चीज़ों का जो साइज़ था उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखा गया। और जो ये आप कह सकते हो सर्किट एलिमेंट बहुत बड़ी संख्या में यूज़ किए जाते थे वो उनको एक छोटी संख्या में या उसको बहुत छोटी संख्या में सिलिकॉन की चिप के रूप में यूज़ किया जाने लगा। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है एग्जाम्पल जो है वो है IBM 360,
पीडीपी क्या होता है, पर्सनल डाटा प्रोसेसर आप लोग कह सकते हो। और आपका नेक्स्ट है हनीवेल 6000। ये जो थे ये आप लोगों के तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे। कौन कौन से थे, IBM 360। उसके बाद दूसरा जो था वो था पीडीपी मतलब पर्सनल डाटा प्रोसेसर। और थर्ड जो था वो था हनीवेल 6000। तो ये आप लोगों के तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के आपके एग्जाम्पल थे। इसमें क्या चेंजमेंट हुआ, इसमें क्या था, सिलिकॉन की जो चिप थी वो यूज़ की जाने लगी, जिससे कि साइज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा गिरावट आई और साइज़ जो था वो छोटा हो गया। इसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। ये आगे देखते हैं इससे लाभ क्या हुआ, क्या चीज़ें रही, इससे हमें कौन कौन सी मतलब पॉजिटिव चीज़ें मिली। तो आकार काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया और ऊर्जा की कम आवश्यकता पड़ने लगी। मतलब अभी तक क्या था, फर्स्ट पीढ़ी में एक रूम कितना कंप्यूटर था, तो नॉर्मल सी बात है उसमें ऊर्जा की खपत भी ज़्यादा होगी। उसके बाद चेंज होकर आधे कमरे का कंप्यूटर हुआ, उससे क्या हुआ, उसमें ऊर्जा की जो खपत थी वो थोड़ी सी कम हुई, मतलब ऊर्जा का थोड़ी कम यूज़ होने लगी, इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ हुआ। लेकिन जो तृतीय पीढ़ी थी यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिलिकॉन चिप का यूज़ किया जाने लगा, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई उसके साइज़ में। साइज़ छोटा हो गया कंप्यूटर का, तो नॉर्मल सी बात है जो आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी थी या जो ऊर्जा थी जिससे चलाया जा रहा था वो भी आप लोगों को कंप्यूटर में कम देनी पड़ेगी, जिससे कि चीज़ें ईजिली हो सकेंगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ यहाँ पे आप लोगों का सिलिकॉन चिप। दोस्त देख लेते हैं, दोस्त क्या था, आईसी चिप को मेंटेन मुश्किल हो गया। मतलब जो आईसी चिप का मेंटेनेंस था वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। जो आपकी सिलिकॉन चिप यूज़ की गई या इंटीग्रेटेड जो आपकी सर्किट की जो चिप थी वो यूज़ की गई, उससे क्या, उससे उसका मेंटेनेंस मतलब उनका ख्याल रखना काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया था। बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनको अच्छे से यूज़ करना पड़ता था वगैरह वगैरह। तो इस वजह से ये मेंटेनेंस जो था वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट का जो चिप थी उसका। इंटीग्रेटेड चिप के निर्माण के लिए जटिल तकनीकी आवश्यक थी। मतलब इसका जो निर्माण करना था इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ें थी इसको बनाने में, इसको चीज़ों को अरेंज करने में। तो ये तो जो दो दोस्त थे ये काफ़ी ज़्यादा थे, और जो कंप्यूटर था वो अभी भी कंटिन्यू महंगा ही था, सस्ता नहीं हुआ था इतना। फोर्थ पीढ़ी में देखते हैं क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसकी जो जनरेशन थी वो आप लोगों की चली, क्या चीज़ रही, प्रारंभ में आईसी में 10 से 20 संख्या में ही सर्किट समाहित किए गए। मतलब जो इंटीग्रेटेड सर्किट आपका था उसमें स्टार्टिंग में केवल 10 या 20 संख्या ही केवल यूज़ की गई सर्किट की, लेकिन इसे हम लोग स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड तकनीक कहा गया। मतलब जो 10-20 संख्या यूज़ की गई जो आप लोगों का इंटीग्रेटेड सर्किट था उसको इन्होंने क्या कहा, उसको इन्होंने कहा स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। मतलब बहुत छोटी संख्या में जो इंटीग्रेटेड सर्किट में चीज़ें यूज़ की गई उनकी संख्या कितनी थी, 10 से 20 थी, इसलिए इसको कहा गया स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SSI। ये तकनीक कही गई। आगे देखते हैं इसके बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं VLSI तकनीक, के विकसित होने पर 1 मिलियन से अधिक सर्किट एक चिप पर समाहित किए जा सकते थे। अधिक क्षमता के कंप्यूटर का विकास होने लगा। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो चिप का जो साइज था वो तो सेम रहा, लेकिन उस पर जो आपकी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो चीज़ें थी, सर्किट जो था उसमें क्या था, वो 1 मिलियन से ज़्यादा जो सर्किट था, वो जो चिप थी उस पर 1 मिलियन से ज़्यादा सर्किट यूज़ किए जाने लगे। उसका मैं आप लोगों को अभी फिगर दिखाऊंगी तो आप चीज़ें समझ जाएंगे किस तरीके से था। वो कुछ इस तरीके से चिप जो थी वो बनी हुई थी और उसमें बहुत सारी इस तरीके से छोटे 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 सर्किट से आपस में ऐड थे, जो कि तो उनकी जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इससे क्या हुआ, इससे जो कंप्यूटर की जो क्षमता थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और कंप्यूटर काफ़ी अच्छे से वर्क भी कर सकता था। तो ये एक इसमें पॉजिटिव चीज़ हुई। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या था, तो इसका एग्जाम्पल जो है वो है IBM 4341, दूसरा है DEC 100, तीसरा है स्टार 1000। तो ये आप लोगों के 3 जो थे या उस टाइम आप लोगों के कंप्यूटर बनाए गए, IBM 4341, दूसरा DEC 10 और तीसरा था स्टार 1000। इसके गुण देखते हैं कौन कौन से इसमें अच्छी चीज़ें थी। गणना की गति नैनो सेकेंड पिको सेकेंड में होती थी। मतलब ये इतनी फास्ट मतलब काम करने लगे थे कि इनकी जो गणना थी, जो एक्यूरेसी थी वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई थी। मतलब नैनो सेकेंड में ये इतना अच्छा वर्क करने लगे थे कि नैनो सेकंड में ही चीज़ें आप लोगों को मिल जाती थी, ये गणना करके दे देते थे। नैनो सेकंड या पिको सेकंड भी आप कह सकते हैं, सेकंड से छोटा रूप होता है नैनो सेकंड और पिको सेकंड का। तो गणना जो थी वो इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई थी, आप समझ रहे हो। सेकंड जो है पिछले से पहले सस्ते थे, मतलब जो पहले कंप्यूटर थे, मतलब जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उससे चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो गए थे। जो बहुत सस्ते नहीं थे कि नॉर्मल लोग जो है उसे ले सकें, मतलब जैसे आज हम लोग ले रहे हैं, इतने सस्ते नहीं हुए थे। दोस्त देखते हैं, दोस्त क्या था, LIC चिप के निर्माण में बहुत अधिक आधुनिक उन्नत तकनीकी की आवश्यकता होती थी। जो आपकी लार्ज इंटीग्रेशन जो चिप यूज़ हो रही थी या जो सर्किट की जो चिप थी वो यूज़ हो रही थी या जो उसका निर्माण था वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया था और कह सकते हो ना बहुत ज़्यादा आधुनिक था, मतलब मॉडर्न तरीके से उसका जो बनाई जाती थी उसको, इसलिए उसका जो निर्माण करना था वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया था। इसलिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हाई रेट में नहीं बन पा रहे थे या उनको बनाने में दिक्कत आ रही थी। तो ये एक फोर्थ जनरेशन की काफ़ी ज़्यादा कमी कह सकते हैं या दोस्त था। फिफ्थ जनरेशन हम लोग देखते हैं, फिफ्थ जनरेशन में क्या चीज़ें हुई, कैसा क्या रहा। फिफ्थ पीढ़ी के कंप्यूटर क्या हुआ, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हुई, अभी भी
बनते आ रहे हैं। इन्हें क्या है, इनमें क्या था वो देखते हैं। इन कंप्यूटर की गति अत्यधिक तीव्र थी, इनकी मतलब जो प्रोसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। इसके अलावा ये साथ साथ प्रोसेसिंग कर सकता था, मतलब इसकी जो प्रोसेसिंग थी वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई थी और 2-3 चीज़ें आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं एक साथ ही। मतलब आप देखेंगे ना, अभी भी आप लोग 2-3 चीज़ों को एक साथ वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर पे। एक चीज़ चल रही है, आपने दूसरी चीज़ ओपन कर ली, दूसरी चीज़ चल रही है, थर्ड चीज़ ओपन कर ली, तो इस तरीके से 2-3 चीज़ें कंप्यूटर पे आप लोग कंटिन्यू वर्क कर सकते हैं। तो ये जो क्या था, ये एक तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था और 2-3 चीज़ें आप इसमें वर्क कर सकते थे एक साथ 2-3 चीज़ों पे। इसमें कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेशन की अवधारणा आरंभ की गई ताकि कंप्यूटर अपना निर्णय स्वयं ले सके। ये अभी भी विकास की अवस्था में है। मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थी उसकी जनरेशन को ऐड कर दिया गया। इसमें क्या था, कंप्यूटर जो खुद गणना करता था और उसे पता होता था कि ये रिजल्ट जो है वो राइट ही है। मतलब वो स्वयं ये देख के बताता था कि हाँ, इसका जो रिजल्ट है वो राइट है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। तो ये कैसे पता हुआ, ये कंप्यूटर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थी वो कंप्यूटर के अंदर उस चिप में आपके कोड वगैरह की गई, जिससे कि रिजल्ट जो था वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आने लगा। और इसका जो विकास है, इसका जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू अभी भी चला आ रहा है, प्रोसेस अभी भी चल रही है। तो प्रथम जो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर है या फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से कंप्यूटर या लैपटॉप हैं जो आप लोगों के फिफ्थ जनरेशन के हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप है वो आप लोगों का फिफ्थ जनरेशन का है। लैपटॉप भी फिफ्थ जनरेशन में आया। नोटबुक, अल्ट्रा बुक और आपका क्रोम बुक, ये सब क्या है, ये सब आप लोगों के जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, उन्हीं जो फिफ्थ आप लोगों के फिफ्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आई होंगी। हम लोगों ने 5 जनरेशन डिस्कस की, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से डिफरेंस देखा गया 5 जनरेशन तक, किस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई धीरे धीरे। और अब इसके तो फर्स्ट चैप्टर आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 2 क्लासेस थी आपकी फर्स्ट चैप्टर की, एक थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। आज फोर्थ क्लास थी। तो आप लोगों को ये दोनों क्लासेस के नोट्स बना लेने हैं प्रॉपर तरीके से, पढ़ाई भी अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करें तो आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आने वाले। कंप्यूटर काफ़ी टफ हो जाता है। संस्कृत भी एक आप लोगों की न्यू सब्जेक्ट है, आप लोगों ने बहुत टाइम बाद पढ़ा है। तो आपकी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू चलना स्टार्ट हो गई हैं, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। तो हम लोग, अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो फटाफट लाइक कर दो क्लास को। मतलब मैं इतनी ज़्यादा